कल हम लोगों ने कहा था आपके कि वर्तमान समय में जो राज्य है ये केवल विभागों के माध्यम से फंक्शन नहीं करता, क्योंकि पारंपरिक तौर पर राज्य विभागों के माध्यम से फंक्शन करता आया है। लेकिन वर्तमान समय में जो सोशल वेलफेयर की राज्य व्यवस्था है, इसके कारण त्वरित विकास ये पहली जरूरत बन गया। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में प्रवेश किया तो प्रियम्बल में जो आइडियल्स, जो गोल्स अचीव करने के लिए निर्धारित किए गए, उनकी त्वरित प्राप्ति, उनकी तेजी से प्राप्ति ये संभव नहीं है अगर राज्य परंपरागत तरीके से केवल विभागों के माध्यम से फंक्शन करे। इसलिए फ्रेमवर्क को लगा कि आगे राज्य इस प्रकार की संस्थाओं को जन्म देगा जो काम तो राज्य का ही करेंगे, लेकिन वो राज्य का जो परमानेंट विभाग का स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत नहीं होंगे। उन्हें देखकर कोई भी विभाग नहीं कह पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनकी पहचान, उनकी रिकॉग्निशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन ये विभाग के रूप में संभव हो, लेकिन इनफैक्ट वो राज्य ही होगी। क्यों? क्योंकि वो राज्य का काम कर रही होंगी, और न सिर्फ राज्य का काम कर रही होंगी बल्कि राज्य द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर राज्य के नियंत्रण के अधीन रहते हैं, राज्य का काम ये कर रही होंगी। और अगर इस प्रकार की संस्थाएं बहुतायत में निर्मित हुई तो स्थिति यह बनेगी कि हम इन संस्थाओं को राज्य की मान्यता ये भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो राज्य की जो परंपरागत संरचना है विभागों की, उसके अंतर्गत आ नहीं रही होंगी। तो इसलिए आसानी से इस बात को कहा जा सकेगा कि वे राज्य नहीं है। और ऐसी दशा में राज्य अपने परंपरागत कामों की पूर्ति के लिए अपने विभागों के बजाय इन संस्थाओं का सहारा लेगा, यदि वो फंडामेंटल राइट के अनुशासन से बचना चाहेगा तो। और कौन अपनी शक्ति पर प्रतिबंध ये बर्दाश्त करता है? क्योंकि राज्य ये तो अमूर्त संस्था है, राज्य कोई मूर्त रूप से मौजूद थोड़ा है। अंततः तो ये व्यक्तियों का संगठन है, और प्रत्येक व्यक्ति अधिकांश शक्ति यह अर्जित करना चाहता है और अपनी शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ये नहीं चाहता। जबकि राज्य की व्यवस्था यही व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जन्मी है, ये प्राइमरी कॉन्सेप्शन है। तो ऐसी दशा में एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी होगी, क्योंकि हितों में संतुलन बिठाना पड़ेगा। जो संवैधानिक आदर्श है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, उन्हें हमें तेजी के साथ प्राप्त भी करना है, और तेजी से प्राप्त करने के लिए राज्य अपने परंपरागत जो उसका संचालन का ढंग है, राज्य का जो परंपरागत गतिविधि का ढंग है, विभागों के माध्यम से फंक्शन करना, इससे अलग हटकर संस्थाओं को जन्म दे, ये मजबूरी है। और दूसरी ओर ये संस्थाएं राज्य की परंपरागत संरचना के अंतर्गत न आने के कारण से बड़ी आसानी से फंडामेंटल राइट के अनुशासन से बाहर जा सकेंगी, और यदि बाहर चली गई तो इनके माध्यम से लोगों के फंडामेंटल राइट के का जो वायलेशन है ये बड़ी आसानी के साथ किया जा सकेगा। ऐसा फ्रेमवर्क को लगा कि आगे राज्य अपने कामों को करने के लिए अपनी परंपरागत विभागीय संरचना से बाहर आकर संस्थाओं को जन्म देगा। ऐसा वो कल्याणकारी उद्देश्य इसे रखकर यह कर सकता है, और ये
काम वो लोगों के फंडामेंटल राइट पर डाका डालने के लिए ये भी कर सकता है। क्योंकि जो युक्ति है, जो बुद्धि है, ये अपने में कुछ भी नहीं है। बुद्धि का प्रयोग, युक्ति का प्रयोग ये कौन कर रहा है और किस उद्देश्य से कर रहा है, इस पर सारी बात निर्भर है। हमने आपसे कई बार कहा कि तलवार हो, युक्ति या बुद्धि हो, ये सब कुछ अपने में तटस्थ है, ये अपने में कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर सारी बात निर्भर है। अभी वो हम सुन रहे थे, बैठे बैठे उसमें आ रहा था कि कैसे हमदर्द हो तुम, कैसी मसीहाई है, दिल पे नश्तर भी चलाते हो तो मरहम की तरह। तो डॉक्टर जब बाईपास करेगा तो दिल पे नश्तर ही तो चलाएगा, लेकिन दिल पे नश्तर चलाने का जो उसका काम है वो मरहम की तरह है, क्योंकि मरहम घाव को ठीक करता है, तो नश्तर तो चला रहा है लेकिन मरहम की तरह। ठीक है, तो नश्तर खुद में कुछ भी नहीं हो सकता। नश्तर किसके हाथ में है और नश्तर क्यों चलाया जा रहा है, और जो कातिल है वो भी दिल पे ही नश्तर चलाएगा। क्रिया के दृष्टिकोण से डॉक्टर और हत्यारे में कोई अंतर नहीं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत समाज की यही है कि समाज में ये जो ठीक आदमी है इसे बदनाम इसी ढंग से किया जाता है, क्योंकि बदनाम जिस काम के लिए ठीक आदमी हो रहा है वो काम वही है, काम में कोई अंतर नहीं होता। काम तो ठीक आदमी भी वही करेगा और काम तो बुरा आदमी भी वही करेगा, लेकिन कर्ता इसके भाव में फर्क होता है। जो डूअर है वो क्यों कर रहा है, इस पर सारा परिणाम आधारित है। अगर डूअर ठीक उद्देश्य से वो सारा कुछ कर रहा है तो परिणाम ठीक होंगे, समाज हित में होंगे। और अगर डूअर इसकी भावना गलत है तो परिणाम व्यक्तिगत हित में होंगे। डूअर अपने हित को साध रहा होगा, लेकिन यह अंतिम परिणाम है और काम करने में समय लगेगा। इस समय के बीच ये जो स्वार्थी व्यक्ति है, ये जो नीच व्यक्ति है, और समाज में नीच ज्यादा है, ये ठीक व्यक्ति पर आक्रमण करेंगे और ये कहेंगे कर तो ये भी वही रहे, परिणाम तो जब आएगा तब आएगा। इस बीच इस ठीक आदमी की फजीयत करके ये लोग रख देंगे। यही समाज में रोज होता है। ठीक है, और इसीलिए आपको ठीक आदमियों के भी मीम्स बनते दिखाई देते हैं। कारण ही उसका यही है, क्योंकि परिणाम तो जब आएगा तब आएगा। प्रथमतः तो दिल पे नश्तर चलाता हुआ कातिल भी दिखता है और दिल पे नश्तर चलाता हुआ मसीहा और हमदर्द ये भी दिखाई देता है। तो जब दिल पे नश्तर चल रहा है तब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब परिणाम आएगा तब पता लगेगा कि वो मरहम की तरह चलाया गया है या फिर किसी अन्य अल्टीरियर मोटिव से चलाया गया है। तो राज्य उसे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स ये अचीव करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को अचीव करने के लिए वो संस्थाओं को जन्म देगा जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट कहलाएंगी, बिकॉज दे विल डू द एक्ट असाइन फॉर द स्टेट। ठीक है, और दूसरा वो फंडामेंटल राइट के अनुशासन से बचने के लिए
अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इनकी जो मारक क्षमता है उससे बचने के लिए, यह जो प्रशासनिक विधि है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसका जो अनुशासन है, उससे बचने के लिए राज्य अपनी विभागीय संरचना से बाहर जाकर ऐसी संस्थाओं को जन्म दे सकता है और उनके माध्यम से काम कर सकता है और यह कह सकता है कि ऐसा हम कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। यह भी संभव है। राज्य ठीक उद्देश्य से संस्थाओं को जन्म दे रहा है। यह भी हो सकता है कि धोखे से, ठीक है, बाय एक्सीडेंट उसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए। यह भी संभव है। ठीक है, अच्छा आदमी है, डॉक्टर दिल पर नस्तर चला रहा था, मरहम की तरह चला रहा था, बीमारी को ठीक करने के लिए चला रहा था, एक्सीडेंटली मौत हो गई, तो क्या करें? क्या डॉक्टर को जेल में डालें? हम लोगों ने अकृत्यविधि पढ़ी थी, बोलम केस पढ़ा था, और बोलम केस के आधार पर हिंदुस्तान में 2-3 मुकदमे डिसाइड हुए थे। ठीक है, जिनमें तो मैथ्यू वाला मुकदमा प्रमुख था, जो बोलम केस पर आधारित था। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर से कितनी भी गड़बड़ हो जाए, इस आधार पर डॉक्टर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता कि उसके कार्य से गड़बड़ हुई। होती रहती है, होती है। देखा यह जाएगा कि जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट वो दे रहा था पेशेंट को, क्या वो ट्रीटमेंट उस प्रकार की बीमारी में वर्ल्ड वाइड प्रिस्क्राइब है या नहीं है। अगर प्रिस्क्राइब है, भले ही 10% डॉक्टर से ही वो ट्रीटमेंट देते तो भी वो दोषी नहीं है, क्योंकि दैट इज द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। आप हमारे पास आए, हमने आपके हृदय की स्थिति देखी, तो हर बार हम बाईपास का निर्णय थोड़ी ले लेंगे। हो सकता है हम एंजियोग्राफी का निर्णय ले, हो सकता है हम ये कहें नहीं दवाइयों से ठीक करेंगे, और हो सकता है दवाइयों से ठीक होने लायक हो, लेकिन बाई चांस हमारी मशीन में कुछ खराबी थी और उसने हमें यह संदेश दिया कि हमने बाईपास कर दी, और बाईपास में आदमी खत्म हो गया। तो इट्स अ मियर एक्सीडेंट, इसमें डूअर दोषी नहीं है, उसने कोई लापरवाही नहीं की है, इस आधार पर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है और नुकसान को निवारित करना, नुकसान न हो, यही विधायकों का काम है। कुछ ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें कि नुकसान हो तो न्यूनतम और न हो, यह ज्यादा ठीक बात है। तो फ्रेमर्स ने जो प्रक्रिया निर्धारित की, वो ये नहीं कहा कि राज्य इंस्ट्रूमेंटेलिटी को जन्म ही नहीं देगा, क्योंकि अगर वो यहां अन्य प्राधिकारी शब्द न लाए तो उनकी जो मंशा दर्शित होगी वो ऐसी कि अब राज्य अपने विभागों के माध्यम से ही काम करे, अन्य संस्थाओं को जन्म न दे, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को कितनी भी कठिनाई के साथ अचीव किया जाए। वो यहां से हटा देते, इसको, इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। और फिर अगर लाना भी पड़ता इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट के कॉन्सेप्ट को, यानी ऐसी संस्थाओं को अगर राज्य जन्म देता ताकि वो त्वरित गति से संविधान के उपबंधों के मुताबिक जो आदर्श निर्धारित हैं उनको प्राप्त करने के में सहायता करते हैं, तो वैसा हमें निर्वचन के माध्यम से करना पड़ता और कोई तरीका नहीं बचता। फिर हमें यह कहना पड़ता कि साहब कार्यपालिका का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को तेजी से अचीव करे, क्योंकि अचीव करे मीनिंग देर बाय देर से अचीव करे, ये तो सामान्य बुद्धि के परे, तेजी से अचीव करे यही आशयित हो सकता है। और तेजी से अचीव करने के लिए विभागों के माध्यम से फंक्शन करेंगे तो लाल फीताशाही रहेगी, रेड टेपिज्म रहेगा, तो इसलिए अन्य संस्थाओं को जन्म देना जरूरी है।
फिर तो हमें इसी का सहारा लेना पड़ता, और ये सहारा कितने दिनों बाद उपलब्ध होता इसका भी कोई हिसाब नहीं, क्योंकि विधि की सही व्याख्या 1951 में प्रारंभ होकर 1978 में आ पाई है। A.K. गोपालन से लेकर मेनका गांधी, 27 साल लग गए। तो इंटरप्रिटेशन का कोई भरोसा नहीं कि वो कब सही होगा, और सही होगा या नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए फ्रेमर्स ने अन्य प्राधिकारी शब्द अनुच्छेद 12 में प्रयोग कर लिया, क्योंकि अन्य प्राधिकारी राज्य के द्वारा जन्म दिए जाएंगे, वो राज्य का काम करेंगे, राज्य उन पर नियंत्रण रखेगा, राज्य से वे शक्ति प्राप्त करेंगे, और क्योंकि काम करेंगे तो शक्ति उनके पास होगी, क्योंकि बिना शक्ति के काम संभव नहीं है। ये भौतिक जीवन का भी सत्य है। बिजली शक्ति है, ऊर्जा है, जब वो आएगी तभी पंखा चलेगा। तो शक्ति तो काम का आधार है। ये भौतिक जीवन का भी सत्य है, और ये हर प्रकार के जीवन का सत्य है। तो जब इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट राज्य के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करने आएगी, तो डेफिनेटली उसके पास ताकत होगी, और ताकत का सदुपयोग और ताकत का दुरुपयोग दोनों संभव है। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ताकत हो, युक्ति हो, विचार हो, तलवार हो, ये सब स्वयं में निष्पक्ष और तटस्थ हैं। इनका उपयोग कौन कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, इस पर सारी बात निर्भर होती है। तो अन्य प्राधिकारी जन्म लेने जरूरी हैं, और इनके पास शक्ति का होना भी जरूरी है, तो इनकी गतिविधि को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए इन्हें उस सेक्शन में रखना जरूरी है जो फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से राज्य की घोषणा करता है। और फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से राज्य की घोषणा जहां है, वहां सभी शक्ति केंद्रों को रखा गया है। वे शक्ति केंद्र जो नागरिकों के मूल अधिकार का हनन अपनी शक्ति के दुरुपयोग से कर सकते हैं, उन सबको वहां रखा और का फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से ये राज्य है। और जानबूझकर हमने कल भी चर्चा की कि ये जो अन्य प्राधिकारी में रखे जाएंगे, इनका स्वरूप स्वयं फ्रेमर्स ने न बताया, न उसकी ओर कोई इशारा किया, इशारा भी नहीं किया। ठीक है, ताकि राज्य किसी भी रूप में किसी शक्ति केंद्र को जन्म दे, अगर वो वाकई शक्ति केंद्र है और थोड़ा या ज्यादा फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ या उन पर विपरीत प्रभाव कारित कर सकता है, तो आसानी से संविधान के व्याख्याकारों द्वारा, संविधान के अधिकृत व्याख्याकार जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, उनके द्वारा उनकी व्याख्या करके उसे अन्य प्राधिकारी में माना जा सके। इस बुद्धिमत्ता के साथ, बिना किसी इशारे के, बिना किसी परिभाषा के अन्य प्राधिकारी शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 12 में किया गया। कुछ लोग होते हैं दुनिया में, वो सबसे काबिल खुद ही को मानते हैं। अगर कोई चीज है, अनडिफाइंड है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति की मूर्खता के कारण अनडिफाइंड हो। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति की अतिशय बुद्धिमत्ता हो, उसकी वजह से उसे अनडिफाइंड रखा हो। और जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उन्हें अनडिफाइंड ही रखा जाता है, ताकि सुविधा अनुसार, समय अनुसार, ठीक है, व्हाट इज एक्सपीडियंट इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, उन्हें व्याख्यायित किया जा सके। वो अनडिफाइंड ही रहती है, ज्यादा ठीक होता है, लचीलापन होता है जब चीजें अनडिफाइंड होती है। तो कालांतर में राज्य ने संस्थाओं को जन्म देना शुरू किया, और कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि राज्य ने संस्थाओं को जन्म देने के लिए,
ठीक है, दो तरीके अपनाए। एक, उसने सीधे सीधे एक्ट के द्वारा संस्था को जन्म दिया। यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक बात होती है कि प्रत्येक वो संस्था जो एक्ट से जन्मी है राज्य हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोगों की सबसे गंदी जो आदत होती है वो ये होती है कि हम लोग जल्दी से जल्दी निश्चित हो जाना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। ठीक है, और ये हमारी स्वाभाविक आदत है, क्योंकि अगर पदार्थ की भी व्याख्या करें वो कहता है इलेक्ट्रॉन बाहर के जो कक्षा है उसमें चक्कर लगाते हैं और उनकी संख्या ऐसी होती है कि वो लगातार क्रिया करना चाहते हैं, इसलिए तत्व इस रूप में चीजें नहीं पाई जाती, यौगिक इस रूप में चीजें पाई जाती। ये साइंस का भी नियम है। तो पूर्णता प्राप्त करना इस जगत के प्रत्येक क्रिएशन की इच्छा है, आपकी भी है। आप किसी भी चीज पर जल्द से जल्द निश्चित हो जाना चाहते हैं, और जल्द से जल्द, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। यह भी दूसरी दिक्कत है, कुछ भी जल्दी नहीं हो सकता। जो होगा समय से होगा, ठीक है ना, जो भी होगा समय से होगा। कहते हैं ना कि ऋतु आए फल होए, जब तक ऋतु नहीं आएगी तब तक फल नहीं होगा। आप सब कुछ जल्द, बस तुरंत हो जाए, और आपसे ये कहो कि जल्दी नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, आपको प्रतीक्षा करनी होगी, तो आपका उत्तर होता है कि ठीक है, प्रतीक्षा अगर हम कर ले तो हो जाएगा ना। यह आपका उत्तर होता है। तो यहां प्रतीक्षा आप नहीं कर रहे हो, आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो, प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हो क्योंकि जल्दी हो जाएगा। तो ये जो प्रतीक्षा है ये काम के जल्दी होने का उपकरण बन गई है, और ये आपकी चालाकी बन गई है। और जिंदगी में चालाकी नहीं चलती, जिंदगी में चतुराई नहीं चलती है, ठीक है, जिंदगी में सत्यता सच्चाई चलती है। इसलिए आप प्रतीक्षा भी करते हो क्योंकि वो प्रतीक्षा ही नहीं, इसलिए उसके बाद भी कुछ नहीं आता। ठीक है, प्रतीक्षा का मतलब प्रतीक्षा ही होता है, वो पूरी तरह करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप क्योंकि जल्द से जल्द निश्चित होना चाहते हैं, इसलिए आपकी ये दूसरी बड़ी गलतफहमी साबित होती है। जैसे ही कहो कि वे संस्थाएं जो एक्ट के माध्यम से गठित हुई हैं वे राज्य हो सकती हैं, आप ये मान लेते हैं कि जितनी संस्थाएं एक्ट से गठित हुई सब राज्य हैं फंडामेंटल राइट के प्रयोजनों से। गलत बात। अगर ऐसा होता तो आर.डी. शेट्टी डिसाइड ही नहीं करना पड़ता, एक लाइन कह देते बस। आर.डी. शेट्टी में बहुत सारे नॉर्म्स दिए हैं उन्होंने कि अगर ये सब चीजें मिले, उनमें से एक बात है कि संस्था एक्ट से बनी हो, उनमें से एक बात है वही को जमानत तो बोले कि 436, 437, 438, 439, जबकि रेफरेंस में जमानत है, रिवीजन में जमानत है, धारा 81 में जमानत है, 167 सेक्शन 2 में जमानत है, अपील में जमानत है, उस सब की कोई चर्चा ही नहीं। ठीक है, आपने फिक्स आइडिया निर्मित कर रखा है, उस फिक्स आइडिया के बाहर आप नहीं आना चाहते। एक्ट से संस्था का स्थापित होना ये एक बात है, सिर्फ इसी से चीजें निर्धारित नहीं होती। ठीक है, तो एक वे संस्थाएं जो एक्ट से स्थापित हैं और आर.डी. शेट्टी में बताई गई चीजें या बताई गई विशेषताएं उन संस्थाओं में यदि मौजूद हैं तो वे राज्य हो जाएंगी। दूसरी, वे संस्थाएं भी राज्य मानी जाएंगी। क्यों मानी जाएंगी राज्य? क्योंकि बिकॉज दे आर इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट। द जुडिशरी हैज डेवलप्ड the idea instrumentality of the state to define the term other authority,
यूज्ड इन आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 में जो अदर अथॉरिटी शब्द प्रयोग है, इसकी व्याख्या के लिए जो न्यायपालिका है उसने इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट, ये विचार, ये संकल्पना विकसित की है कि जो भी संस्था इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट बनेगी उसे हम राज्य की परिभाषा में समायोजित करेंगे अदर अथॉरिटी के अंतर्गत मानकर। ठीक है, तो एक कसौटी आरडी शेट्टी में मिली। दूसरी, वे संस्थाएं भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट हो सकती हैं जो आपका अधिनियम से तो नहीं जन्मी है, लेकिन अधिनियम के अंतर्गत जन्मी है। अब ये छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। हमने जीवन में ये पाया और हमने जीवन से ये पाया, बस में और से का फर्क है। जीवन में ये पाया मीनिंग देयर बाय अभी अनुभव जारी है, अभी अनुभव जारी है, अभी आप जीवन में ही हैं, अनुभव हो रहे हैं। अभी आगे ये अनुभव बदल सकता है, क्योंकि अब तक का जो जीवन है उसका अनुभव यह है कि हमने जीवन में ये पाया, लेकिन अनुभव खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। हमने जीवन से ये पाया है, मीनिंग देयर बाय अनुभव खत्म हो चुका है। अब आप सिद्धावस्था में हैं, जो होना था हो गया। सिद्ध की जो डेफिनेशन है वो चाहे व्यक्ति के संबंध में हो और चाहे गणित की समीकरण के संबंध में, दोनों एक ही। गणित के जो समीकरण है, जो इक्वेशंस हैं, उनमें आप क्या लिखते हो? LHS इज इक्वल टू RHS, नाउ इट इज प्रूव्ड। और होना क्या चाहिए था? LHS इज इक्वल टू RHS ही होना चाहिए था, यानी जो होना था हो गया। दैट इज वाई इक्वेशन सिद्धावस्था में आ गई, और यही व्यक्ति के सिद्ध हो जाने की प्रक्रिया है। जीवन में जो हमें होना था, डीएम नहीं होना था हमें, ठीक है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं होना था जो नष्ट हो जाने वाला है। डीएम आप सदैव नहीं रहने वाले हो, जिसे मृत्यु भी नष्ट न कर सके, आपको वो होना था। और जैसे ही आप वो हुए, आप सिद्ध हो गए। ठीक है ना, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, जो होना था हो गया। अब सिद्धावस्था है, और सिद्धावस्था जब आपकी आएगी तो हो सकता है ईश्वर द्वारा शरीर को जो जीवन दिया गया है वो बचा हुआ हो। ठीक है ना, जो दुनिया में महापुरुष आपने जाने हैं, जिनको आपने महापुरुष कहा है, जो सिद्धावस्था जीवन में प्राप्त किए उसके बाद भी जिंदा रहे, ऐसा थोड़ा हुआ तुरंत मर गए। ठीक है, लेकिन वे सिद्ध हो गए जीवन में, और वो क्या कहेंगे? जीवन से हमने ये जाना है। में और से का ही फर्क है। जीवन में हमने ये जाना है, जीवन से हमने ये जाना है। बहुत बड़ा फर्क आ जाता है में और से का। आपने में और से, ठीक है, पे करके पढ़ लिया, कोई मतलब ही नहीं हो, कोई अर्थ ही सम्यक नहीं निकलना। तो ऐसे ही एक्ट के द्वारा जन्मे और एक्ट के अंतर्गत जन्मे हैं संस्थाएं, जो अधिनियम से जन्मी हैं, और संस्थाएं जो अधिनियम के अंतर्गत जन्मी हैं। इन पर बात होनी रह गई थी, और बात कहां पर आई थी कि आपका सुखदेव वर्सेस भगत राय एट द वेरी फर्स्ट टाइम they have accepted, meaning thereby the Supreme Court has accepted that there may be institutions, ठीक है, ऐसी संस्थाएं हो सकती हैं जो अधिनियम से न जन्मी हो, किंतु इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट हो। लेकिन अगले ही मुकदमे सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। और चूंकि यह बात जो सुखदेव वर्सेस भगत राम में आई थी, ये इतरोक्त के रूप में आई थी, इसलिए इसमें कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं था। दूसरी,
जो सभाजीत तिवारी के बाद आरडी शेट्टी आया, आरडी शेट्टी में फिर यह बात स्वीकार की, लेकिन यहां भी यह बात इतरोक्ति ही रही। ठीक है, कुछ ना हुआ। इसलिए सुखदेव वर्सेस भगत राम में एक विचार तो जन्मा, लेकिन इतरोक्ति के रूप में उसने विधिक विकास को प्रभावित नहीं किया। हमने आपसे, जब हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन और जब चर्चा होगी तब होगी, लेकिन आपसे कई बार चर्चा हुई है पूर्व में भी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है, इसके बीज, इसकी चर्चा पहली बार केशवानंद में नहीं हुई थी, इसकी चर्चा पहली बार सज्जन सिंह में हुई थी। ठीक है, सज्जन सिंह में सिर्फ चर्चा रही। ये विचार, निर्णय का आधार केशवानंद में बना, और केशवानंद और सज्जन सिंह के बीच में गोलकनाथ है। ठीक है, तो चीजें कब जन्मी और कहां गई ये देखना पड़ेगा। तो आरडी शेट्टी में भी ये स्वीकार किया, लेकिन बीच में सभाजीत तिवारी है। अब आरडी शेट्टी के बाद कौन सा है? सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें नो डाउट आधिकारिक तौर पर वो कंपनी है जिसका जन्म अधिनियम से नहीं हुआ था, बल्कि जिसका जन्म अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। उसे इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट होने के कारण राज्य मान लिया गया, लेकिन सब्जेक्टिव तरीके से यह दिक्कत रही। आधी यात्रा पूरी हो गई, आधी तो पूरी हो गई, सब्जेक्टिव तरीके से मान लिया। ठीक है, सभाजीत तिवारी से आगे आ गए हम, सुखदेव वर्सेस भगत राम, आरडी शेट्टी से आगे आ गए, लेकिन मामला कंप्लीट नहीं हुआ। यहां पर जो बात मानी गई वो ये तो मान लिया, ठीक है एक्ट के अंतर्गत जन्मी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट है तो मानी जाएगी संस्था अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत और राज्य के डिफिनेशन के अंतर्गत आएगी, और उस पर फंडामेंटल राइट का अनुशासन यह रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का अनुशासन यह रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा 32 और 226 में उसके विरुद्ध रिट्स ये आएंगी, ये सारा कुछ होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कोई वस्तुगत गुण उन संस्थाओं के नहीं बताए गए कि हम ये कैसे तय करें कि कोई संस्था इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट है या नहीं है। इस पर्टिकुलर मामले में आपने तय कर दिया, और वो किसी विशेष विशेषता के आधार पर तय किया। हो सकता है कोई अन्य संस्था है जो अधिनियम के अंतर्गत जन्मे और उसमें यह विशेषता जो इसमें है वो न हो, लेकिन इसके बाद भी अन्य ऐसी विशेषताएं हो जिनके आधार पर उसे इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट माना जाना जस्टिफाइड हो। वो तो बात आपने कही नहीं, वो तो आपने बताया नहीं। तो मसला सुलझा तो, लेकिन उतना नहीं सुलझा जितना सुलझना चाहिए। ठीक है, आपने सब्जेक्टिवली डिसाइड कर दिया, ऑब्जेक्टिवली डिसाइड होना चाहिए। और कल भी हमने कहा, और ये आपके लिए समझ लेना जरूरी है। और दिक्कत यह है कि अगर ये सही चीज समझ लो तो दिक्कत और आती है। वही फिर दिक्कत कौन सी खड़ी होती है? वो कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ठीक है, क्योंकि सारा संसार मूर्ख है, तो खा रहा है और सो रहा है, मतलब चैन में है। और कबीर ने संसार की स्थिति को देख लिया है, इसलिए वो जाग भी रहे और रो भी रहे। तो कठिनाई इन्हीं बातों की है। सही न जानो, बहुत प्रसन्नता, बहुत बढ़िया, सब आता है, ये लगता रहता है कानून की फील्ड में। और जैसे जानना शुरू किया फिर बड़ा दिक्कत है, फिर बहुत समस्या है। हमने पहले भी कहा कुछ नहीं आता होगा, 5 पेज लिखोगे, 2 कॉपी भरोगे। कानून आता होगा, 1 कॉपी भरनी मुश्किल हो जाएगी। ये बहुत दिक्कतजनक बात है। आपको कुछ ना मालूम हो,
कि केसला किस चिड़िया का नाम होता है, तो तुम भी 25 उठाकर रद्दी के पेज दे आओगे और बड़े खुश रहोगे। और जो पीओ महोदय बैठे उन्हें भी हो सकता केसला क्या होता है मालूम न हो, वो भी 25 रद्दी के पेज इकट्ठा करके उसमें बड़े खुशी के साथ रख लेंगे। और ऐसा सिर्फ अकर्मण्य करते हैं जिन्हें 302 की व्याख्या करनी भी नहीं आती, बेर पढ़ना ही नहीं आता, वो ये सब्जेक्टिव केसला जो होते हैं, जो जनरल्स में दिए गए होते हैं, वो पढ़ते हैं। अदरवाइज केसला वही है जिसमें या तो प्रिंसिपल लेट डाउन हो या लॉ पॉइंट डिस्कस हो। ये तो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ केशवानंद भारती में, लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ किसमें, मिनर्वा में। ठीक है, इंदिरा गांधी राजनारायण या सार्वभौमई। आपका सेकुलरिज्म क्या है ये बताया सार्वभौमई में, लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ। डेमोक्रेसी क्या है ये बताया किसमें, इंदिरा गांधी राजनारायण में, ये केसला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली बताया डेमोक्रेसी ये है। तो या तो लॉ पॉइंट या प्रिंसिपल, दो ही होते हैं केसला। बाकी रद्दी तो रोज ही दी जाती है। ठीक है, और कभी कभी ऐसे अधिकारी मिलते हैं कि जी खुश हो जाता है, वो कहते हैं उठा लीजिए ये, हम नहीं पढ़ेंगे, हम बेर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? हमने एक जिला जज और वर्तमान में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसकी चर्चा हमने की थी कल, उन्हें जरूर ये देखा कि उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई लॉ पॉइंट हो, कोई प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ, आप दो, हम पढ़ेंगे। ये सब नहीं पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि सब सुप्रीम कोर्ट ने बताया 324 क्या होती है, हमें नहीं मालूम 324 क्या होती है। ये रखा तो है बेर, इसमें पता है, इसमें लिखा है 324 क्या होती है, और इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया वो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये सर्वोच्च है। ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है, और जिनमें है वो जानकार है। ये सही है। तो आपका ये तय होना है कि वे संस्थाएं जो अधिनियम के अंतर्गत जन्मी, पहली बार सोम प्रकाश वर्षद यूनियन ऑफ इंडिया, क्या फैक्ट है? फैक्ट यह है कि बर्मा शेल नाम की कंपनी जो एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग इन इंडिया एक्ट 1976, ठीक है, यानी इकाइयों का अधिग्रहण करने के लिए जो अधिनियम 1976 में बनाया गया, उसके अंतर्गत बर्मा शेल नाम की कंपनी ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है ना, गवर्नमेंट को ताकत होती है, किसी भी समय वे किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, प्रतिकर देना पड़ेगा, ये अलग बात है। इसीलिए मूर्ख जो बताते रहते ना, रेलवे स्टेशन बिक गया, फलाना बिक गया, अरे बिक क्या गया, वो तो जब चाहेंगे फिर से टेक ओवर कर लेंगे। कंपनसेशन ही तो देना पड़ेगा, दे देंगे। अगर ये लगेगा, ये तो एक प्रयोग है कि भाई हमने पब्लिक अंडरटेकिंग में चला के देख ली रोडवेज की, घाटा ही घाटा है। आदमी एक बस खरीदता, 3 मंजिल मकान बनाता है, एक कार लेके आता है, ये हमारी 36 बसें हैं, 65 बसें हैं, और हम घाटे में ही हैं। इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है, तो हम पॉलिसी बदलेंगे, हम ये 65 बसें इन्हें दे देंगे, एक मुश्त रुपया इनसे ले लेंगे, कितने रुपए दो और चलाओ 65 बसें। अगर इसमें असफल होंगे हम फिर ले लेंगे। अरे वो रास्ता तो खुला ही है, वो कोई बंद थोड़ी हो गया। लेकिन मूर्खों को चाहे जैसे बता दो। ठीक है, मूर्ख तो अभी कुछ दिन पहले संविधान की रक्षा भी कर रहे थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। ठीक है, और यही नहीं हो रही थी, अमेरिका में भी हो रही थी। इसका मतलब जो है गधे सब जगह एक बराबर है। जो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे वे भी संविधान की रक्षा कर रहे थे, अमेरिका में भी सब जगह संविधान की रक्षा हो रही थी। तो सवाल यह है कि जो गवर्नमेंट है इसने अंडरटेकिंग ये क्या किया, टेक ओवर कर लिया। और गवर्नमेंट, वहां तो मंत्री बैठे हैं, वहां तो अधिकारी बैठे हैं, वो व्यापार करना थोड़ी जानते हैं। तो टेक ओवर करके उन्होंने क्या किया, बर्मा शेल को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
जो एक गवर्नमेंट कंपनी थी और जिसने कंपनी एक्ट, जो कंपनी अधिनियम है, उसके अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त किया था, उसको बर्मा शेल दे दी। अब बर्मा शेल जब ओरिजिनली बनी तब किसने बनाई? प्राइवेट पर्सन्स ने। फिर ली किसने? गवर्नमेंट ने। अब वो गवर्नमेंट की कंपनी हो गई जब टेक ओवर हो गई। टेक ओवर होने के बाद जिन्होंने बनाई थी उनकी तो नहीं रही। फिर गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी जो अधिनियम के अंतर्गत गठित थी उसको दे दी। तो गवर्नमेंट ने खुद अपने को ही अपनी ही कंपनी ये दे दी, यही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, ये दिख अलग रही है लेकिन इनफैक्ट गवर्नमेंट ही है। लेकिन ये हम कह रहे हैं जब तक अधिकृत व्यक्ति नहीं कहेगा तब तक ये माना थोड़ा ही जाएगा। अब यही समस्या थी कि अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनी गठित है उसमें एक ऐसी कंपनी का समामेलन या विलयन यह हो गया है जो ओरिजिनली पब्लिक पर्सन द्वारा नहीं, प्राइवेट पर्सन द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे कालांतर में गवर्नमेंट ने अर्जित किया था। और अगर गवर्नमेंट के ही पास रहती तो विभागीय संरचना के अंतर्गत थी, बात खत्म हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने आगे एक कंपनी को दे दिया जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। अब सवाल यह उठता है कि आज की डेट पर वो कंपनी जो ओरिजिनली टेक ओवर हुई थी आज बीपीसीएल है, तो वो उसमें विलयन उसका हो गया, तो आज उसका कोई पृथक अस्तित्व तो ये तो बचा नहीं है। अब है तो वो बीपीसीएल, और जो वो बीपीसीएल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो बीपीसीएल राज्य है मूल अधिकार के प्रयोजन से अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंतर्गत आकर या नहीं है, यह सवाल उठ गया। ठीक है, अब बीपीसीएल के, क्योंकि इससे पहले बीपीसीएल के संबंध में कोई सवाल उठा ही नहीं। ठीक है, एट द वेरी फर्स्ट टाइम द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड अबाउट द नेचर ऑफ बीपीसीएल, दैट इज द स्टेट इन कंसर्न ऑफ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर नॉट। तो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो ये बोला कि बीपीसीएल नो डाउट इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, लेकिन ये स्टेट है क्योंकि ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी है और गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी, क्योंकि जो ओरिजिनली प्राइवेट पर्सन्स की थी बाद में तो गवर्नमेंट की हो गई ना जब टेक ओवर कर लिया, तो गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी को दे दी, अपना इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशन को दे दिया। तो ये स्टेट है। लेकिन क्यों है? गवर्नमेंट, न्यायालय ऐसे नहीं बोलता कि ऐसा है, उसे रीजन देने पड़ेंगे क्यों है। तो जो रीजन उसने दिया वो ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, सब्जेक्टिव दिया। मथियाई सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का महत्व की पहली बार अधिकृत तौर पर इस विचार को मान्यता मिली है कि जो संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत गठन हुआ है, ठीक है, संस्थाएं जो अधिनियमों के अंतर्गत गठित की गई हैं वे भी राज्य हो सकती हैं। पहली बार इस विचार को आधिकारिक मान्यता मिल रही है, लेकिन सब्जेक्टिव तौर पर। और तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जब ये डिसाइड करेंगे कि कोई संस्था इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट है या नहीं, तो ये नहीं देखेंगे कि उस संस्था का जन्म कैसे हुआ, अर्थात अधिनियम से हुआ या नहीं, ये नहीं देखेंगे। क्योंकि प्रस्तुत मामले में संस्था जिसके बारे में मूल प्रश्न उठा है, मूल प्रश्न तो बर्मा शेल के बारे में उठा था, ठीक है, तो जो मूल प्रश्न उठा वो ऐसी संस्था के बारे में उठा जो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा गठित हुई। कालांतर में तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। तो
वो करे, कालांतर मुझसे गवर्नमेंट ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया। तो सेमी स्टैट्यूटरी फ्लेवर उसमें तब आया जब गवर्नमेंट ने ये बीपीसीएल को दे दिया, और बीपीसीएल अधिनियम के अंतर्गत गठित संस्था थी, तो अब उसमें सेमी स्टैट्यूटरी फ्लेवर आ गया। लेकिन ये संस्था चूंकि इन ओरिजिनेशन के समय स्टैट्यूटरी फ्लेवर में नहीं थी, इसलिए ये मामला ऐसा है जिसमें कुछ स्टैट्यूटरी फ्लेवर है, कुछ स्टैट्यूटरी फ्लेवर नहीं भी है। ठीक है, इसमें कुछ विधिक लक्षण मौजूद हैं और कुछ विधिक लक्षण मौजूद नहीं भी हैं। ऐसी दशा में उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत होना चाहिए वो जन्म नहीं देखेंगे हम संस्था का, यानी वो इंस्टीट्यूट से जन्मी या नहीं जन्मी इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है क्योंकि इंस्टीट्यूट से तो ये जन्मी नहीं थी, ये तो प्राइवेट पर्सन से जन्मी थी। मतलब इस बात से ये जो कर रही है, जो काम कर रही है, गतिविधि, फंक्शन, इट विल बी द डिसिसिव फैक्टर, इट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। हम ये देखेंगे कि जो काम है, जो संस्था कर रही है, क्या वो राज्य का है, और क्या उस काम को करने के पीछे राज्य खड़ा हुआ है। अगर है राज्य, यानी यहां राज्य के उस अंग की बात होगी जो काम करता है। काम कौन करता है? कार्यपालिका। तो क्या कार्यपालिका इसके पीछे खड़ी है? अगर हाँ, तो फिर ये अदर अथॉरिटी है। और उन्होंने कहा कि फंक्शन टेस्ट लगना चाहिए इस मामले में। इस मामले में फंक्शन टेस्ट लगना चाहिए। हमेशा फंक्शन टेस्ट लगना चाहिए नहीं कहा, इसलिए सब्जेक्टिवली डिसाइड है, ऑब्जेक्टिवली नहीं। इसके बाद अजय हसिया आता है, और अजय हसिया का जो महत्व है वो इसी बात को लेकर है कि अजय हसिया में न सिर्फ प्रामाणिक और निश्चय तौर पर यह डिसाइड हुआ कि वे संस्थाएं जो अधिनियमों के अंतर्गत गठित हुई हैं वे भी राज्य हो सकती हैं, बल्कि अजय हसिया में एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेट डाउन हुआ, एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत यह विकसित हुआ इस बात को जानने के लिए कि कौन सी संस्थाएं जो अधिनियमों के अंतर्गत गठित हैं राज्य मानी जाए। और यहां भी यही ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वो संस्था जो अधिनियम के अंतर्गत गठित है राज्य नहीं है। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, इसमें जो टेस्ट बताया गया, इफ दैट इज सेटिस्फाइड, अगर वो संतुष्ट है तभी राज्य है। और इसीलिए आपसे अक्सर प्री में पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत गठित है क्या वो राज्य है? अगर प्रश्न इसी सूरत में है तो उत्तर है नहीं। ठीक, तब उत्तर है नहीं। लेकिन अगर यह पूछा गया है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत गठित कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अजय हसिया, खालिद मुजीब या प्रदीप कुमार विश्वास में बताए गए टेस्ट को संतुष्ट करती है, क्या यह राज्य है? उत्तर है हां है। ठीक है ना, टेस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर टेस्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो नहीं है तो है। तो अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में था क्या? एक इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था। अब इंजीनियरिंग कॉलेज है तो महाप्रवेश की मारामारी होगी और लोग पैसा उसा देकर कराते ही हैं। सारे डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर ही क्यों हो रहे हैं? सारे इंजीनियरों के बच्चे इंजीनियर ही क्यों हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं। ठीक है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम वहां सीट खरीद पाएंगे। खरीद पाना शब्द यही उपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि वो सीट खरीदी जा रही है, 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए बिक रही है, और क्लास भी वहां नहीं लगती है।
ठीक है ना। ये केवल लॉ कॉलेजों की दुर्दशा नहीं है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस की दुर्दशा है। खाली बर्थडे मनता है वहां। जो ये वरुण अर्जुन है, चूंकि इसके पड़ोस में ही हमारे एक मित्र हैं, उनकी कन्फेक्शनरी की दुकान है, तो जितना छिछोरपन आजकल होता है वो कन्फेक्शनरी की दुकान से ही उसका सामान पहुंचा करता है। तो हम वहां बैठते हैं तो हम देखते हैं कि वहां उनकी पूरी दुकान ही, वरुण अर्जुन केवल हट जाए तो वो बंद हो जाएगी। और वो छिछोरपन होता है कि गोवा में बैठे लोग शर्मा जाएं। ठीक है, तो सब डॉक्टर ही क्यों है? इसलिए क्योंकि यहां पैसे दिए, छिछोरपंथी की 5 साल एमबीबीएस हो गए, और एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर की शॉर्टेज है सरकारी अस्पतालों में। सरकारी अस्पताल में 5 साल डॉक्टर रह लिए और डॉक्टरी कुछ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। जैसे यहां वकालत सीख जाते हो कि साहब अवेलेबल है तो एप्लीकेशन देके 5 बातें ऐसे बोल दो खड़े होके, याद कर लिया है क्रॉस एग्जामिनेशन वही कर लो, ऐसे ही वहां है। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है आरडीएम लगा दो, उल्टी आ रही मेट्रोजिल दे दो, ठीक है, बुखार है ये दे दो, बिगड़ गया रेफर कर दो। यही तो तुम भी करते हो। बिगड़ गया सीनियर को एंगेज कर लो, बाकी रेड मारो, यही तो करते हो। ठीक है, यही भाव होता है। 20 साल लोग मारे सरकारी अस्पताल, क्योंकि वहां तो जनता आई नहीं। 20 साल में सीख गए, 20 साल ज्यादा समय हो गया, 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद बढ़िया अपना अस्पताल खोल लिया, प्रैक्टिस तो आ ही गई, चलने लगा। ये हो रहा है, यही इंजीनियरिंग की फील्ड में हो रहा है, यही सब जगह हो रहा है। तो जितने जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे होते हैं, हमें कोई बताता है कितने परसेंट, हम कहते परसेंट छोड़ो, पहले ये बताओ आता क्या है, ये बताओ। प्रोफेशनल कॉलेजेस में या प्रोफेशनल कोर्सेज में नंबर देखे जाएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज में ये देखा जाएगा तुम्हें आता क्या है। और प्रोफेशनल कोर्सेज में ये नहीं होता कि 5 क्वेश्चन याद करके आपने नंबर ले आए। प्रोफेशनल कोर्सेज में पूरा सब कुछ, जो कुछ किताब में लिखा है उसकी एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक एक लाइन कहीं भी उपयोग होने लगेगी, एक एक लाइन। तो अजय हसिया में क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। उसका टोटल खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही। उसकी स्थापना में जितने पैसे लगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसे सुपरवाइज कर सकती है, सुइटेबल इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकती है। और वो दे क्या रही, टेक्निकल शिक्षा। टेक्निकल शिक्षा विषय किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का विषय है शिक्षा देना, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, शिक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है, उनकी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम कर रही है, गवर्नमेंट का नियंत्रण है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड है, गवर्नमेंट ने उसे एजुकेशन की फील्ड में मोनोपोली दी है काम करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर्स हैं, सब कुछ गवर्नमेंट का है। ठीक है, और उसका रजिस्ट्रेशन वो इंजीनियरिंग कॉलेज जिस कमेटी के द्वारा चलाया जा रहा है वो प्राइवेट पर्सन की है। ठीक है, वो प्राइवेट पर्सन की है, और वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। जैसे आपका मुमुक्ष शिक्षा संकुल है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, एक गवर्निंग बॉडी है प्राइवेट पर्सन की। ठीक है, और वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। यही स्थिति जीएफ कॉलेज की, यही स्थिति अन्य संस्थाओं की है। क्या इनमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है? जो चाह लेगा जिला विद्यालय निरीक्षक, जो चाह लेगा उच्च शिक्षा निदेशक, वही होगा। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट का सब कुछ है यहां। तो सिर्फ इस आधार पर कि वो प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा स्थापित है, वो बात जो सुखदेव कह रहे किसमें आई, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि हम ओरिजिनेशन नहीं देखेंगे, फंक्शन देखेंगे।
लेकिन वहां सब्जेक्टिवली कहा, अजय हसिया में ऑब्जेक्टिवली कह रहे हैं कि अब 5-6 चीजें देखेंगे। फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा, सुपरवाइज कौन कर रहा, नियंत्रण किसका है, और गतिविधि क्या है। ठीक है ना, पर्यवेक्षण किसका है, सुपरविजन किसका है। ठीक है, प्रायोजित किसके द्वारा है, स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा है, वित्तीय सहायता कौन दे रहा है, नियंत्रण किसके पास है, जो काम कर रहा वो काम क्या राज्य का है, और क्या काम करने के संबंध में एकाधिकार ये दिया गया है, और क्या उस एकाधिकार के निर्माण के पीछे राज्य है, और क्या राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण संस्था पर है। ये अगर चीजें मिल रही हैं तो वो क्या है, राज्य है, वो अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अजय हसिया एक मील का पत्थर है, उधर आरडी शेट्टी एक मील का पत्थर है। सुखदेव वर्सेस भगत राम में बात चली, इसलिए वो मील का पत्थर है। सभाजीत तिवारी में नहीं मानी गई, इसलिए वो मील का पत्थर है। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो अजय हसिया में कहा वो सब्जेक्टिवली कहा पहली बार, इसलिए मील का पत्थर है। अजय हसिया आई है। इतने हुए। अब आपसे पूछा जाता है अक्सर प्री में कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ये राज्य है या नहीं। अब अगर टेस्ट लगाएं तो नहीं है, और हम तो इसीलिए कहा करते हैं कि रोज हारे हिंदुस्तान वर्ल्ड कप। ससुर ये वर्ल्ड कप कहां से है, ये कहां से वर्ल्ड कप, इंडिया टीम का सिलेक्शन भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार से इसका क्या मतलब, ठीक है, बीसीसीआई है। ये है या नहीं है राज्य, ये जा चुका है प्रश्न, और ये डिसाइड हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो क्रिकेट मैच भारत सरकार आयोजित कराती है, ना क्रिकेट का जो कंट्रोल बोर्ड है उसके खर्चे भारत सरकार ने दिए, ना उसे स्थापित किया। ये ठीक है कि क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी मोनोपोली है, लेकिन तुम बना लो, आईपीएल शुरू तो हो गया। आईपीएल वो थोड़ी करा रहे हैं, आईपीएल लोगों ने अपनी अपनी टीमें बना ली और शुरू तुम कराने लगो। एकाधिकार उनका है, लेकिन उसके पीछे गवर्नमेंट नहीं, इसलिए ये नहीं है। इसी से डिसाइड हुआ। कई सारी चीजें आपसे पूछी जाती, भूमि विकास बैंक है, उसे माना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसे माना है। प्राइवेट स्कूल, फिर प्राइवेट स्कूल ये नहीं कहा प्रत्येक प्राइवेट स्कूल राज्य है। अजय हसिया में जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो रही वो राज्य है। अगर स्कूल का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का खर्च 95% या बहुत बड़ी मात्रा में राज्य उठा रहा है तो है, नहीं उठा रहा नहीं है। हर प्राइवेट स्कूल थोड़ी है केवल राज्य से मान्यता मिली हुई इस कारण है, नहीं मान्यता तो किसी को भी, मान्यता तो सिलेबस आदि निर्धारित करने के प्रयोजनों दी जाती है, राज्य थोड़ी है, अदर अथॉरिटी थोड़ी है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ये जो है बताया, ये सारे मसले वहां तक जा चुके हैं और इनमें खूब पूछा जाता है। एनसीईआरटी आज भी शायद नहीं माना, शायद नहीं ही माना है, एनसीईआरटी नहीं माना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ वो आपका पार्लियामेंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिसर्च, ये एक समिति है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब है इसमें, इसे नहीं माना का नहीं है। तो टेस्ट ये दिया गया। अब इसके बाद आता है प्रदीप कुमार विश्वास। ठीक है, आगे हमने कहा था देख लीजिएगा, शायद इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिकल केमिस्ट्री रिसर्च ऐसे करके कुछ है। ठीक है, कल हमने यूनियन ऑफ इंडिया बोला था लेकिन शायद ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा। प्रदीप कुमार विश्वास दत्त, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, अच्छा 2002 का मामला है। केमिकल बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इसको डिसाइड किया प्रदीप कुमार विश्वास। इसे डिसाइड करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि बहुत बार ये देखा गया
कि अजय हसिया में जो कुछ कहा वो सारी की सारी चीजें नहीं मिल रही, कुछ मिल रही कुछ नहीं मिल रही, तो क्या करें। तब प्रदीप कुमार विश्वास डिसाइड हुआ और उसमें यह कहा कि कुछ नहीं देखना है, बस एक बात देखिए कि क्या राज्य का काम कर रही है संस्था, राज्य का काम कर रही है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट तो तभी मानेंगे जब राज्य का काम कर रही हो। अगर राज्य का काम ही नहीं कर रही तो हम इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट क्यों माने, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट तो हम तब मानेंगे जब राज्य का काम कर रही हो। पहली चीज, राज्य का काम कर रही या नहीं। दूसरी चीज कि राज्य के काम को वो एकाधिकार के आधार पर कर रही है, और बाद में यह भी कह दिया कि अगर एकाधिकार के आधार पर न भी कर रही हो, ठीक है, आगे कहा है एक मुकदमे में कि एकाधिकार के आधार पर न कर रही हो, लेकिन वो राज्य का काम है और ऐसा काम है जिसे सिर्फ राज्य, जैसे सैन्य संगठन सिर्फ राज्य कर सकता है, पुलिस का संगठन सिर्फ राज्य कर सकता है, वो ऐसा काम है जो अन्य लोग भी कर सकते हैं। राज्य का काम कर रही, ऐसा काम कर रही जो अन्य लोग भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो एकाधिकार प्राप्त करके कर रहे हैं, नहीं कर रहे इससे मतलब नहीं, ठीक है। और उनकी गतिविधियों पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण है। अगर ये अफर्मेटिव उत्तर आ जाएं इन प्रश्नों के तो उसे राज्य मान लीजिए, और प्रत्येक केस में देखिए जो कुछ फैक्ट्स हैं उनके आधार पर कि क्या जो वस्तु स्थिति है इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह संस्था राज्य के नियंत्रण में है। यही हम कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा क्या होता है, सिद्धांत लेट डाउन हो जाता है और फिर रूटीन वर्क उस सिद्धांत के मुताबिक चलता है, ठीक है। और डेली सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। तो ना सब्जेक्टिव बुरा है ना ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव काम चला हुआ और काम ही ना चला तो फिर फायदा क्या होगा। विद्वान भी जरूरी है क्योंकि वो प्रिंसिपल को सोचेगा, और समाज को चलाने वाले भी जरूरी हैं। वो पुलिस को ये सोचने की इजाजत नहीं है कि तुम सोचो कि हत्या हुई नहीं हुई, नो, उन्होंने बताया ये हो तो हत्या है, तो बताए तो पकड़ के लाओ, बाकी लोग तय करेंगे, आप नहीं सोचेंगे। दोनों जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेट डाउन हुआ प्रदीप कुमार विश्वास में कि ये देखिए क्या राज्य का काम कर रहे हैं और क्या उन पर नियंत्रण, ठीक है, राज्य का काम करने में राज्य का है या नहीं और नियंत्रण है या नहीं, ये प्रत्येक मामले के तथ्यों की परिस्थितियों में देखा जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि अजय हसिया में जो कुछ कहा गया वो सब मौजूद ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नियंत्रण मौजूद है और राज्य का काम कर रहा है, जो कुछ वहां हो रहा है, जो कुछ वहां चल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है नियंत्रण है, तो फिर उसे हम इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट मानेंगे और आपका उसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मानेंगे। और इसमें प्रदीप कुमार विश्वास ने उन्होंने ये माना कि वो संस्था जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी है ये अदर अथॉरिटी के अंतर्गत है और राज्य है, ठीक है। तो आपके पास दोनों टेस्ट आ गए कि अदर अथॉरिटी के अंतर्गत कौन कौन आएगा और फंडामेंटल राइट के अनुशासन के लिए कौन कौन राज्य माना जाएगा। और ये जरूरी इसलिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा, कि चूंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है और वेलफेयर स्टेट इसे तेजी से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए काम करना होगा और राज्य की जो विभागों की संरचना है उसके माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए संस्थाओं को जन्म देना ही पड़ेगा। और जब जन्म देना पड़ेगा तो उन्हें शक्ति भी देनी पड़ेगी, और जब शक्ति देंगे तो शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव है। तो दुरुपयोग न हो पाए और सदुपयोग के माध्यम से हम फंडामेंटल राइट को सुरक्षित रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्राप्त कर पाए, इसके लिए एक तरीका जो जरूरी है, अदर अथॉरिटी के
पहचाने जाने के लिए, और वो विकसित हुआ एक आर.डी. शेट्टी में और दूसरा अजय हसिया प्लस प्रदीप कुमार विश्वास। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 12 हुआ और यह हुआ कि राज्य अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों से क्या होता है। ठीक है, तो आपका इसके बाद अनुच्छेद 13 शुरू होगा जो यह बताएगा कि फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से कानून क्या माना जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक कृत्य या विधायी कृत्य, इनमें से एक भी अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ठीक है, तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा और शून्य घोषित करने की जो प्रक्रिया होगी उसी को न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है, उसी को जुडिशियल रिव्यू ये बोलते हैं। इसलिए आपसे कई बार हमने चर्चा में कहा कि जुडिशियल रिव्यू इट इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नॉट ओनली अंडर आर्टिकल 137 और 32 एंड 226। बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनके आधार पर यह ताकत उन्हें मिलती है और इसके माध्यम से हमेशा विधायी कृत्य या प्रशासनिक कृत्य, इसकी संवैधानिकता, इसकी वैधानिकता नहीं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये चेक की जाती है। और विधायी कृत्य विधायिका के माध्यम से होता है और प्रशासनिक कृत्य कार्यपालिका के माध्यम से। कार्यपालिका अदर अथॉरिटीज को जन्म दे सकती है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मानी जाएगी, उन सबको हमने देखा। अब विधायिका संसद और राज्य के विधानमंडल हैं, ये विधायन करेंगे और उनसे भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है, लेकिन ये विधायन करेंगे और जो बनकर आएगा वो विधि है। लेकिन विधि सिर्फ वही नहीं है जो बनकर आएगी, क्योंकि बनकर आएगी 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 के बाद, बनकर तो इसके बाद आएगी। इससे पहले जो थी उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। और पर्सनल लॉज, इनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि पर्सनल लॉज किसी ने नहीं बनाए, ठीक है ना। तो आप विधि सिर्फ उन्हें कहेंगे जो संसद और राज्य के विधानमंडल ने बनाए हैं, या आप विधि उस सबको कहेंगे जिसे विधि की मान्यता है। ये सवाल उठते हैं और इन सवालों का उत्तर मिलेगा अनुच्छेद 13 की व्याख्या के साथ, जिस पर चर्चा कल करेंगे। देखिए,